रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पारा चनार सानहे के हवाले से कि जहां पर गुज़श्ता 8 दिनों से मुजाहिरीन का धरना जारी था। उनके मुतालबात थे कि आर्मी चीफ उनके पास आए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनके पास आए। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पारा चनार पहुंचे। कबायली अमायदीन से, मुजाहिरीन के नुमाइंदों से उन्होंने बात की और ये बातचीत, ये मुज़ाकरात इंतहाई कामयाब रहे, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अपना धरना ख़त्म करवा दिया। आर्मी चीफ ने उन्हें हर तरह से सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानी करवाई कि आर्मी ना सिर्फ पारा चनार के तमाम पाकिस्तानियों के साथ बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उन सब के साथ है और उनकी ज़िंदगियों को महफूज भी बनाएगी। पारा चनार को सेफ सिटी बनाने का ऐलान किया गया। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का ऐलान किया गया। 2 मरहलों में ये बाड़ लगाई जाएगी और अहम अनाउंसमेंट ये भी की गई कि बैरूनी हाथ के वाज़े सबूत पारा चनार सानहे में मुलव्विस हैं, लेकिन जो मकामी सहूलतकार थे, जो मकामी उनके मुआविन थे, उनकी भी निशानदही कर ली गई है और उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आर्मी चीफ साहब का आज पारा चनार का दौरा था। पारा चनार के लोग बहुत अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। गुज़श्ता 8 दिनों से वो यही इंतजार कर रहे थे कि आर्मी चीफ उनके पास आए। अब वो पहुंचे हैं, कामयाब हुए हैं, बातचीत, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया है। आप भी आर्मी चीफ के हमरा थे, कैसा रहा ये दौरा? जी वालेकुम अस्सलाम गरीदा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जिस दिन ये धमाका हुआ उस वक्त आर्मी चीफ जो है वो टर्की में थे, फॉरेन ट्रिप पे थे। वापस आए वो तो उसके बाद पहली फुर्सत में उनका वहां जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम की वजह से 2 दफा अटेम्प्ट भी किया और वो वहां जा नहीं सके। जी। शायद पहले ऐसे भी होता था कि जिस दिन धमाका होता था उसी दिन आर्मी चीफ वहां पहुंचते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि अगर उसी दिन जबकि वहाँ रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट चल रही हो और वहाँ चीफ या कोई भी और VIP चला जाए तो वो थोड़ी सी मुतासिर होती है। जी। तो उस सिलसिले में एक दिन तो ऐसे ही बाद में जाते हैं। तो अब मौसम की ताखीर की वजह से थोड़ा ये और डिले हो गया। तो आज आर्मी चीफ वहाँ पहुंचे, बहुत अच्छा विजिट था। जहाँ भी आर्मी चीफ विजिट करना चाहते हैं आर्मी चीफ भी खुल के वहाँ तमाम जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और लोग भी उनसे खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और एक ऐसा ही विजिट था आज वहाँ पे। तो किस किस्म के ख्यालात का लोगों ने इजहार किया? जाहिर है उनके मुतालबात की एक फहरिस्त थी, लेकिन उसके अलावा किस किस्म की बात कबायली अमायदीन ने, मुजाहिरीन में जो नुमाइंदे थे और जो आम लोगों की बातचीत थी वो कैसी रही आर्मी चीफ के साथ? जी, सबसे पहले तो उनका इंटरेक्शन हुआ जो लोकल एल्डर्स थे जी, उन तमाम ने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान फौज है, FC है, बाकी इदारे हैं, उन तमाम पे अपने एतमाद का इजहार किया। क्योंकि एक अरसा गुजर गया है, हम जो जंग लड़ रहे हैं 10-15 साल हो गए हैं, उसकी जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लेकिन आप देखें कि जिसके घर में कोई शहादत हुई हो, जख्मी हुए हों, दिल दुखी होते हैं उनके। जी बिल्कुल। जिसके घर में कोई हादसा हो जाए तो वो फिर ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन को बाद में देखता है, अपना गम उसको पहले नजर आता है। तो नेचुरली वो गमगीन थे। आर्मी चीफ ने उनसे उनका दुख दर्द जो है वो शेयर किया और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और उसके बाद जो धरने के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी चीफ से मुलाकात की। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई मुज़ाकरात इस तरीके से हुए, कोई डेडलॉक था, उनके कुछ कंसर्न्स थे, 2 किस्म के कंसर्न्स थे जी। एक तो कुछ इंतजामी बातें थी जो कि फौज के करने की नहीं है और उनकी जो बातें थी वो जो गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव बॉडी है, उनके करने की। मसलन एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, सड़कों की हालत बेहतर करने की है, जमीन के कुछ झगड़े हैं उनके, तो उसमें तो फौज का डायरेक्ट कोई किरदार एज सच नहीं है। तो वो रेफर कर दिए गए इंतजामिया को और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अमल होगा। ठीक है। अब जी जी आप पूछिए।
जी आप कहिए, आप कुछ मजीद कंसर्न्स पे बात करना चाह रहे थे? कुछ सिक्योरिटी से मुतल्लिक से उनके, क्योंकि देखें 15 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि जिसके घर में शहादत हो जाए तो फिर उसको महसूस होता है जी। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन वही है जो कि आज से 15 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसमें मजीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और उसके लिए जैसे कि रद्दल फसाद आपने देखा है कि उसका मकसद ये है कि हमने जो नो गो एरिया से वो क्लियर कर दिए। अब जो है, जो उनके फैसिलिटेटर्स और ओबेटर्स पाकिस्तान में रह गए हैं और जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थे, जैसे कि आज चीफ ने कहा कि हमने जो पिछले 4 धमाके पाराचनार में हुए या कराची में और कोयटा में भी हुए जी, हमने उनके अंदर जो लोकल फैसिलिटेटर्स ओबेटर्स थे उनको एप्रीहेंड कर लिया। तकरीबन 17 है वो, और उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। ठीक ठीक। और कुछ निशानदेही के कौन कौन से गिरोह इसमें मुलव्विस हो सकते? गिरोह का अगर नाम लेना चाहें तो नाम तो ये आपने देखा होगा पिछले चंद सालों से, कभी टीटीपी था, कभी जमातुल अहरार हो गया, ISIS उसको बैंड वैगन देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब वही हैं जो कि पाकिस्तान से जब हमने कामयाब ऑपरेशन किया तो ये सरहद के पार अफगान फोर्सेस की मौजूदगी जो थी नहीं थी वहां पे, तो वहां जाके उनकी सेफ हेवन्स हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी खास तौर पे जो कुंडर नूरिस्तान का इलाका है और खैबर के अपोजिट जो इलाका है वहां पे ISIS जो है वो स्ट्रेंथ ले रही है। आपने खबरों में सुना होगा, आपने प्रोग्राम भी किया उस पे कि तोरा बोरा की जो पहाड़ियां थी उस पे दाइश ने तकरीबन कब्जा कर लिया और उसका कुछ हिस्सा जो है उन्होंने वापस भी लिया। तो ये जो कंसंट्रेशन है, कंटिग्विटी है खुर्रम की भी उस हिस्से के बॉर्डर के साथ के जिसके ओपोजिट ये बैठे हैं। अब वहां से बैठ के ये एक सॉफ्ट एरिया था जहां पे सो टू से थोड़ी सी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन भी थी, और जो एक एनवायरनमेंट चल रही है मिडल ईस्ट में और हर जगह पे सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन की, तो ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। सर यही सवाल मुझे आपसे करना था, दाइश के हवाले से हिकमत अमली क्या होगी ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन यही सवाल मुझे आपसे करना था कि क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है कि सॉफ्ट टारगेट था पाराचनार? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में, खासतौर पे इस साल में 4 मुसलसल अटैक्स हो जाना, तो पाराचनार को ही सर क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि सॉफ्ट टारगेट है? इसकी 2 रीजन हैं। एक तो ये जिस इलाके में दाइश मजबूत हो रही है वो पाराचनार के ऑपोजिट नियर विसिनिटी में है, कंटिग्विटी है इसकी अफगानिस्तान के उस इलाके में जहां दाइश मजबूत हो रही है। ठीक। यहाँ का बॉर्डर भी डिफिकल्ट है, पोरस है, इसमें जो फेंस है वो भी हमने लगानी शुरू की है, इसमें गैप्स हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हमने FC के एडिशनल ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर पे अभी तैनात किए हैं। आर्मी चीफ ने आज उसके लिए भी अहकाम दिए हैं। हमारी कोशिश होगी कि जितना इस बॉर्डर को बेहतर सील कर लिया जाए। लेकिन ये जो बॉर्डर मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी है, ये अभी तक तकरीबन यूनिलेटरल है, क्योंकि हमारी तरफ ट्रूप्स भी मौजूद हैं। पूरे KP के जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमारे KP के शामिल करके फाटा सारा 2 लाख से ऊपर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ट्रूप्स हैं लगे हुए। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ ये मौजूदगी जो है बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। तो यहाँ से जब हम दहशतगर्दों को मार के उस तरफ भेजते हैं तो वहाँ उनके पास सेफ हेवन मौजूद हैं, पनाहगाहें मौजूद हैं। अगर वहाँ भी ट्रूप्स हों तो ये बेहतर काम हो सकता है। ठीक सर, अफगान बाढ़ लगाने का ऐलान किया गया और 2 मरहलों में, ये कब तक शुरू हो जाएगी और कब तक मुकम्मल हो जाएगी? गरीदा इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक। आपको बताया कि 2611 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर है जी, जिसमें से 1172 किलोमीटर जो है वो KP में है जी। इसके लिए पहले मरहले में हमने जो ज्यादा सेंसिटिव एरियाज थे, जहाँ ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं या होती थी, वहां पे बाढ़ लगाने का काम शुरू हो चुका है जी। बिल्कुल। इसकी मैंने चंद तस्वीरें भी रिलीज की और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरे पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर लिया जाएगा। 2 से 3 साल। साथ हमने फोर्ट्स भी उसमें बनाए हैं, नई पोस्टें भी बनाई हैं और ये बॉर्डर मैकेनिज्म जो है वो सिक्योरिटी की बेहतर हो जाएगी। ठीक सर, पाराचनार को सेफ सिटी बनाने का आज ऐलान किया गया आर्मी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा कदम है। कब तक पाराचनार को सेफ सिटी बना दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे? सेफ सिटी से मुराद ये है कि जैसे आप देखें कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, जो कि बड़े शहर हैं, इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैकेनिज्म है, पूरा CCTVs लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो अब पाराचनार चूंकि पिछले चंद अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन के जरिए लोग आ भी जाते हैं, तो आज आर्मी चीफ ने वहां पे अनाउंस किया कि हम पाराचनार में भी इस्लामाबाद और लाहौर की लाइन पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो बनाएंगे ताकि जो मैन पावर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी कम हो और हम टेक्निकल मॉनिटरिंग जो है उसकी कर सकें।
सर, सेफ सिटी एक बेहतरीन कदम है और आपने खुद भी बताया कि पहले भी इस हवाले से मॉडल सिटीज मौजूद हैं, अब पारा चनार सेफ सिटी बनने जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, सिर्फ चंद शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान एक सेफ कंट्री हमेशा के लिए कब और कैसे बन सकता है? इसमें आर्मी चीफ का विजन क्या है, इसमें आर्मी का प्लान क्या है, इसमें आर्म्ड फोर्सेस का प्लान क्या है? सर जी देखें, एक तो आप ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। इसके लिंकेजेस हैं, एक्सटर्नल भी हैं, थोड़े इंटरनल भी हैं। अब ये हमें खास तौर पे पिछले 15 साल में हमने बहुत एफर्ट किए और बहुत बेहतर पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात हो गए। अब आप कहें कि दायमी अमन कब होगा, इंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी कब आएगी, तो उसमें देखें जो काइनेटिक प्रोंग होता है वो कंडीशंस क्रिएट करता है सॉफ्ट प्रोंग के चलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारा चनार की जो आवाम थी, आज उन्होंने चीफ से क्या मुतालबे किए कि हमें एजुकेशन की फैसिलिटीज चाहिए, हमें बेहतर सड़कें चाहिए, हमें बेहतर तालीम चाहिए, हमें बेहतर सेहत चाहिए। तो जब तक उनको बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी उस वक्त तक अमन जो है वो दायमी नहीं हो सकता। हमें पूरे पाकिस्तान में, जैसे कहा कि सारे पाकिस्तानी बराबर हैं, हमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम इलाकों में जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज हैं वो फराहम करनी है, तालीम देनी है। बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। आपकी पुलिस बेहतर हो, हमारी पुलिस बेहतर होगी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो टेररिज्म का है वो पुलिस है। हमारी अदालतें बेहतर होंगी, जल्दी इंसाफ देंगी। तो जब ये सारा स्ट्रक्चर स्टेट का बेहतर होगा तो दायमी अमन आएगा और इंशाल्लाह इस पे बहुत काम हो रहा है, ये वक्त बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है और वाकई पूरी सोसाइटी को, तमाम ऑर्गन्स को, स्टेट के इसके मिलकर काम करना है। सर, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने काफ़ी कामयाब ऑपरेशन देखे हैं। हालिया रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है, ज़रबुल अज़्ब इंतहाई कामयाब रहा, उससे पहले के ऑपरेशन भी काफ़ी कामयाब रहे। लेकिन आप ये फरमाइए कि क्या इंतहा पसंदी के खिलाफ भी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, या अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि क्या इंतहा पसंदी के खिलाफ किसी फौजी ऑपरेशन की जरूरत है? इंतहा पसंदी जो है वो एक माइंडसेट है, एक्सट्रीमिज्म जिसे आप कहते हैं, शिद्दत पसंदी का जो रुझान है, इसके लिए सॉफ्ट प्रोंग ज्यादा जरूरी है। जब आपकी एजुकेशन बेहतर होगी, अभी रिसेंटली हमने एक सेमिनार करवाया था, पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बुलाए थे, उन्होंने वापस जाके अपने अपनी यूनिवर्सिटीज में भी ये सेमिनार कराए। हमने अपने तालीम के निज़ाम को बेहतर करना, हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान में वो बढ़ानी है। तो जब आप एक शहरी को उसके बुनियादी हकूक देंगे तो वो फिर इतना एक्सपोज नहीं रहता थ्रेट को। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं अभी आवाज आ रही है। ठीक है, आप उसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि मेरा सवाल स्पेसिफिकली ये था कि क्या आप समझते हैं कि इंतहा पसंदी के खिलाफ किसी फौजी ऑपरेशन की जरूरत है, या इसके खिलाफ एक सोशल ऑपरेशन, एक कलेक्टिव ऑपरेशन हर इंडिविजुअल कर सकता है? जी बिल्कुल, एक्सट्रीमिज्म का जो हल है वो एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एफर्ट के थ्रू है, जहाँ के घर से शुरू होकर और स्टेट तक हर बंदा अपना किरदार अदा करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर, दाइश के खिलाफ हिकमत अमली, आर्मी चीफ का विजन क्या है, आर्मी का प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? इस हवाले से आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी कहा कि जिस तरह ये थ्रेट बढ़ता जा रहा है, आर्मी चीफ साहब ने भी आज कहा। हिकमत अमली क्या है सर स्टेट की? सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है। एक बहुत छोटा सा इलाका जो है खैबर में, जो कि मौजूद है राजकाल के इलाके में, और शवाल में छोटा सा इलाका है जो कि सिर्फ एक रिज है, उसको हमने क्लियर करना है। उसके अलावा कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे इनकी सेंचुरीज हों या कोई नो गो एरिया हो। ठीक, जो रह गया है पाकिस्तान में वो इनके फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स हैं, जिनके सिग्नेचर्स हैं, उसकी कनेक्टिविटी हमने तोड़नी है और काफी हद तक उसमें भी हम कामयाब हुए हैं। ये काम अभी जारी है। अब दाइश की एफर्ट ये कि पाकिस्तान में इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ऐसा नहीं है। अभी तक उनकी तमाम कोशिशें जो है वो हमने, आप देखते हैं कि खबर ये आती है कि धमाका हो गया, या खबर ये आती है कि लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे। जब से रद्दुल फसाद शुरू हुआ है, मैं करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, उसमें और तफसील भी दूंगा। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं जो कि हमारे आईबीओस की वजह से फाइल हुए हैं, होने से पहले उनको पकड़ा गया है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अभी तो हमने दाइश को पाकिस्तान में उस तरीके से कदम जमाने नहीं थे। ठीक, सर आप जी सर आप रिपीट करेंगे क्योंकि आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी। आपने कहा कि मैंने बताया कि अभी तक तो पाकिस्तान में हमने दाइश को कदम जमाने नहीं दिए। उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में नहीं है।
हाँ, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं वो बैंड वैगन इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि दाइश के थ्रू करें, लेकिन एज सच दाइश में कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन चूंकि ये हमारे बिल्कुल सामने अफगानिस्तान में बैठे हैं, अगर हमने अपना बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म मजीद बेहतर ना किया, उसमें अफगानिस्तान के साथ ताउन हमारा बेहतर ना हुआ, तो ये थ्रेट वहां पे रहेगी और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन, कौम के लिए आर्मी चीफ का पैगाम क्या है, आर्म्ड फोर्सेस का, खासतौर पे आर्मी का पैगाम क्या है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए? सर, आर्मी चीफ की आज हमने जो वीडियो क्लिप दी है उसमें वॉइस कट है, उसमें भी पैगाम है जी। इत्तेहाद से बेहतर कोई पैगाम नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। जब तक हम इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं, हमें किसी किस्म का खतरा शिकस्त नहीं दे सकता, और हम हैं, और इसीलिए हम कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद कामयाबी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। DSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब हमसे बात कर रहे थे, खासतौर पे सानहा पारा चनार के हवाले से आर्मी चीफ का, आर्मी का, तमाम आर्म्ड फोर्सेस का पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम यही है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और मुत्तहिद होकर ना सिर्फ दहशत गर्दी बल्कि इंतहा पसंदी को भी शिकस्त देनी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तलाल चौधरी साहब, नईमुल हक साहब और फैसल करीम कुंडी साहब से इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ हैं चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नईमुल हक साहब हैं मरकजी तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फैसल करीम कुंडी साहब हैं मरकजी तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल तो पारा चनार के हवाले से, धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पारा चनार क्यों नहीं गए? आर्मी चीफ साहब भी चले गए, इमरान खान साहब भी चले गए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पर भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा लीडर जब विजिट करता है इस तरह के मामले पर, तो वो बिल्कुल सिंबॉलिक अहमियत का हामिल होता है, लेकिन सिंबॉलिक अहमियत के साथ साथ जो अहम बात है वो उसके जो उसकी बैकग्राउंड में है कि अगर वहाँ वाक़या हुआ है तो उसके बाद क्या है अहकामात दिए गए, क्या क्या वहाँ उसके लिए बेहतर करने के लिए सिचुएशन किया गया, और बाकी स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। अगर आज आर्मी चीफ गए हैं तो वो भी एक स्टेट के ऑर्गन के तौर पर अपनी नुमाइंदगी और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कल तमाम वहां लोगों के लिए एक सिर्फ ये बताने के लिए कि पूरी पाकिस्तान की कौम उनके साथ है, एक कंपनसेशन भी अनाउंस की। और बाकी इन मामलात में कि सिर्फ एक चक्कर लगाने देने से मेरा ख्याल है बहुत सारी कई दफा चीजें सिंबॉलिकली या आप तस्वीर खिंचाने तक तो चीजें बेहतर होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कह देना कि शायद प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास नहीं तो इसलिए नहीं गए, ये गैर मुनासिब है। ये बात किसी ने भी नहीं की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एहसास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत एहसास है, सिंबॉलिकली ही सही, लेकिन सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आर्मी चीफ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं, ISPR खुद इस बात का एतराफ कर चुका है, आर्मी चीफ साहब खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इज द बॉस, तो बॉस को वहां जाना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं, ये बहुत बड़ा वाक़या। मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते हैं कि वो कोयटा में कोई ऐसी मामला हो, बलूचिस्तान का कोई मामला हो, वो मामला KPK का हो, वो मामला किसी भी पाकिस्तान और ये APS के सानहे से कम सानहा नहीं था, ये APS के सानहे से कम सानहा नहीं था। अगर पेशावर वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे तो पारा चनार भी जाना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कई दफा बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर कल से अपना यही कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के दूसरे मसाइल के हवाले से, और वो ये मामला कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल ये सिंबॉलिक अहमियत का हामिल जरूर है, मगर पाकिस्तान के स्टेट के बाकी ऑर्गन जो हैं वो काम कर रहे हैं, और इसी तरह आर्मी चीफ जो है वो भी एक स्टेट के ऑर्गन के तौर पर, उसके चीफ के तौर पर अगर गए हैं तो स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं। तो मेरा ख्याल है ज्यादा अहमियत। लेकिन आप लोग हर दफा इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, लेकिन इस दफा इमरान खान साहब पारा चनार गए हैं, उन पे तनकीद हुई थी कि वो शुगरान की पहाड़ियों पे बैठ गए हैं। मुझे जरा यहाँ पे नईमुल हक साहब को डिस्कशन में इन करने दीजिएगा। नईमुल हक साहब, आपने तलाल चौधरी साहब की बात सुनी, लेकिन मैं आपसे ही सिर्फ आपका जवाब चाहूंगी। इमरान खान साहब गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आर्मी चीफ साहब गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं गए, पारा चनार ठीक है। और जो खासतौर पर तलाल चौधरी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेट के तमाम ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ साहब भी स्टेट का हिस्सा है, तो वो चले गए हैं, तो दैट्स बेटर। उस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब की नुमाइंदगी हो गई है।
देखिए, ये आजकल के ज़माने जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं, हर लीडर के लिए हर जगह जाना मुमकिन नहीं होता। मीडिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लीडरों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अब आप कहें कि जी वो भावलपुर इमरान खान जैसे भावलपुर नहीं जा सके, आप उसमें भी तनकीद हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन मसाइल की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो मकबूल वतन होते हैं, एहसास होता है अवाम की तकलीफ। अगर नवाज शरीफ साहब सारा दिन एक क्रिकेट मैच खेल रहे होते तो फिर ये पता होती पर आप तनकीद कर सकती थी। इमरान खान साहब पिकनिक मना रहे होते तो फिर भी आप तनकीद कर सकते। मेरा ख्याल है ना जाना जो है ना, इसको मीडिया बिला वजह उछालता है। लीडरों की मजबूरियां होती हैं। मैं ये कहूंगा कि उनको सामने रख कर फिर ही मीडिया को कोई कमेंट करना चाहिए। मगर असली मसला, जैसा तलाल भी कह रहे थे, वो ये होता है जो भी मुश्किल आई है, जो भी हादसा हुआ है, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत के पास मसाइल होते हैं। अगर अपने फराइज के अंजाम में कोई गफलत बरत रही है तो उसको जरूर तनकीद करनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर के पास कुछ भी इसके कि वो जाएं या तकलीफ दिखाएं या बयान दें, मगर देखना ये चाहिए कि इस मसले के हल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आज ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जनरल बाजवा साहब वहाँ गए थे और उनसे बातचीत के बाद वहाँ जो मुजाहिरीन थे उन्होंने अपना मुजाहरा खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही एक पेचीदा मसला पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो में आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि गैर मुल्की अफवाज इस वक्त अमेरिका के 12,000 फौजी यूरोपियन हैं और तालिबान ने भी तकरीबन 30-40% तक अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रखा है। तो मैं समझता हूँ इन हालात में पाकिस्तानी अफवाज जो एक अहम रोल अदा कर रही हैं, उसकी रोशनी में ये जो पारा चनार का मसला है, मुझे उम्मीद है कि इसमें इसको हल करने में बेहतरी आएगी, जैसा कि आपने अभी बताया। नहीं मुल्क साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन मामला यह है कि आर्मी चीफ साहब स्टेट का हिस्सा तो हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा तो हैं, लेकिन जाहिर है कि वो वजीर आजम की काबीना का हिस्सा तो नहीं है। जो इकदाम आर्मी चीफ ने किए हैं वही इकदाम सिविलियन लीडरशिप को करने चाहिए थे। और पारा चनार के लोग, उन्होंने सबसे पहला प्ले कार्ड जो उठाया वो वजीर आजम नवाज शरीफ का उठाया कि नवाज शरीफ पारा चनार आओ। नहीं शायद जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो तमाम कंट्रोल है वो पाकिस्तानी अफवाज का है। क्वेटा पर, पेशावर में पाकिस्तानी अफवाज इस बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखती हैं और हमारे जो बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खटक साहब, उनका रोजाना तकरीबन कोर कमांडर के साथ राब्ता रहता है। सिविलियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के जो कोऑपरेशन है वो बहुत जरूरी है बॉर्डर के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वहाँ बेहतरी लाने के लिए। I got your point, लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब भी आठवें दिन वहां पर पहुंचे हैं, फिर इमरान खान साहब भावलपुर नहीं जा सके, फिर वो कोयटा नहीं जा सके। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से काफी तनकीद भी हो रही है, काफी सवालात भी उठाए जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब के, वो भी पारा चनार नहीं गए, अगरचे आवाज उन्होंने सोशल मीडिया पर उठाई है, उनके दीगर रहनुमा ने उठाई है। आप जाना चाह रहे थे रहमान मलिक साहब के साथ, तो आप बताइए फैसल कुंडी साहब। फैसल कुंडी साहब को शायद आवाज नहीं जा रही। नईमुल हक साहब भी मेरे साथ हैं, तलाल चौधरी साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हल्की फुल्की पारा चनार पर भी डिस्कशन करेंगे और पानामा जीआईटी के हवाले से, एसईसीपी के रिकॉर्ड की टैंपरिंग के हवाले से, पानामा जीआईटी के लाहौर के तमाम जजों को मरासले, इन सब पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पारा चनार के हवाले से और पानामा जीआईटी के हवाले से। नईमुल हक साहब, आपके पास में आऊंगी। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टैंपरिंग हुई है, एसएसीपी ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद खबर बहुत ट्रिकी है। आई एम श्योर कि आप खबर को समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, देखें ये हमने आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने शुरू ही में वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया था, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से हुकूमत के उन मुख्तलिफ इदारों पर असरअंदाज हो सकते हैं जो इस तफ्तीश में मुलविस होंगे। और मुझे अफसोस का कहना पड़ता है कि ये जो उनकी पेशिन गोई थी या ये जो खदशा था ये अब सही साबित हो रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत चीज है कि हुकूमत का एक ऐसा इदारा जिसका काम ही ये है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि कवानीन के तहत हमारी मईशत की जितनी भी कंपनीज हैं वो चलाई जाएं। अगर वो खुद कानून तोड़ेगा तो फिर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लेकिन नईम साहब ये खबर बहुत ट्रिकी है। इस खबर के दो एंगल्स हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही थी जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू करवाई थी 2011 में, दूसरी मामूल की तहकीकात हो रही थी। तो जो 2011 वाली तहकीकात थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो केस खत्म हो गया था मई 2013 में ही, वो ऑन रिकॉर्ड है। वो बरतानवी हुकाम ने भी उसके हवाले से खतो किताबत की थी और फिर SECP ने अपना लेटर भी वापस ले लिया था। मामला यह है कि जो मामूल की तहकीकात की फाइल थी, अब वो मामूल की तहकीकात क्या थी वो भी सामने आना अभी बाकी है। वो वहां पर नोट नहीं लगाया गया था कि 2013 में ये खत्म हो गया, तो वो 2016 में आके चेयरमैन साहब को पता चला मुबैना तौर पे, और उन्होंने कहा कि इसको बैक डेट में फाइल को क्लोज किया जाए। तो अब ये खबर बहुत ट्रिकी है और नून लीग का एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि जो खबर आज खासतौर पे लगी है दो अखबारों में, जंग और द न्यूज़ में, उसकी हेडलाइन PTI को खुश करने के लिए है और खबर की डिटेल नून लीग को खुश करने के लिए है। मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि अखबारों के अपने एंगल होते हैं। मुझे ये था कि ये खबरें या ये हेडलाइंस क्यों और किस वजह से लगाई गई, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा गरीदा के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो गड़बड़ की है इसकी तलाक जो पहले आ गई थी, जो JIT ने अपनी शिकायतनामा जो उन्होंने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी वाज़ेह तौर पर निशानदही कर दी थी। अब वो सच साबित हो गई है। बल्कि मुझे तो ये भी पता चला है आज ही कि अब पता नहीं इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि SECP के खिलाफ एक FIR दर्ज की जा रही है, क्योंकि जो इल्जामात जो थे उन्होंने जो ये तारीखें बदली हैं, ये डॉक्यूमेंट तब्दील किए हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और यकीनी तौर पर इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मगर देखिए एक बात हमें SECP के खिलाफ FIR, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तस्दीक नहीं हुई, तो SECP के चेयरमैन की मैं कोशिश, अच्छा, सबरा के खिलाफ या उन कमिश्नर्स के खिलाफ FIR? सर किसके खिलाफ दर्ज? ये एक खबर मिली है मुझे कानूनी समझ लीजिए एक लीगल वर्ल्ड से, मगर इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि खबर आई है। सर ये बड़ी बात है, तस्दीक जब तक नहीं होगी इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। सर बड़ी बात है, अगर इसकी तस्दीक हो गई तो ये बड़ी बात है। लेकिन आप समझते क्या है कि अगर FIR होनी चाहिए, अगर FIR होनी चाहिए इस मामले पर, ये अगर मामला साबित हो जाता है, ये है देखिए JIT सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत अपने फराइज अंजाम दे रही है और जो भी JIT कर रही है इसको सुप्रीम कोर्ट की पुष्पनाही हासिल है और सुप्रीम कोर्ट जाहिर है पाकिस्तान में कानून का रखवाला है और उसके पाकिस्तान अगर इस तफ्तीश के दौरान कोई भी ऐसी चीज इनकी नजर में आती है कि कहीं से भी किसी इदारे की जानिब से या किसी और की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो कानून के मुताबिक फिर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी मेरा ख्याल और होनी भी चाहिए। और मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट इस मौक़िफ़ को और ज्यादा मौसर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। नईम साहब जरा यहाँ पे कमेंट ले लें तलाल चौधरी साहब का, क्योंकि बारिश की वजह से सिग्नल्स बहुत डिस्टर्ब हैं। तलाल चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे यही था, सुप्रीम को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात, मनी लॉन्ड्रिंग की और एक मामूल की तहकीकात, रिकॉर्ड में टैंपरिंग तस्लीम हो गई है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो बहुत मुश्किल में आ गई है शरीफ फैमिली। तो जी देखिए सबसे पहले देखिए जिसको आज बड़ी खुशी हो रही है वही अंसार अब्बासी साहब हैं जिन्होंने व्हाट्सएप की स्टोरी की थी। हम तो कहते हैं दोनों स्टोरी में जो जो गुनाहगार है, जो जो इसमें हकायक ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस पूरी स्टोरी में क्या कहा गया है, इसमें तो कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग की इकाद ना सिर्फ इधर की गई बल्कि बरतानिया से भी की गई और उसके बाद वो बंद कर दी गई। सिर्फ इतना कहा गया है कि 2013 में जो खत्म तमाम मामलात हो गए थे उसकी डेट 2016 में डेट की तब्दीली की गई। बल्कि किसी ने ना कंटेंट पर ना इंक्वायरी के जितने भी मदरजा जात हैं उन पे कोई इतराज नहीं है। तो मैं इस तरह की टेम्परिंग का शरीफ फैमिली से क्या ताल्लुक हो सकता है? JIT तो बनी है 2017 के अंदर आकर और ये 2016 और 13 और 11 के मामलात। बात ये है कि नहीं सर, ये जून 2016 का मामला है जब पानामा पेपर्स आ चुके थे। JIT नहीं बनी थी लेकिन जून 2016 में पानामा पेपर्स आ चुके थे। सर
मैंने कहा पनामा पेपर्स, अब देखिए ना, ये उसी तरह मामला लोगों को अहमियत के लिए हैं जिस तरह कभी कहा करते थे करप्शन की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वो एसेट्स बनाए गए जिनको आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसके बाद कहा गया नहीं नहीं वजीर आजम की तकरीरों में तजाद है। अब उसी तरह के वो लोग जो अब अपनी खिफत मटाना चाहते हैं वो इस तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं। कहां गए वो फ्लैट, कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, कहां गया वो सारा के भी ये सारे एसेट छुपाए गए हैं। अब आ गए हैं कि जी ये डेट बदली गई है और अब आ गए हैं कि हुदैबिया पेपर मिल्स पे इसको 3 मुख्तलिफ कोर्ट्स जिसमें 2 हाई कोर्ट्स दूसरी कोर्ट्स मौजूद हैं वो खत्म कर चुकी हैं, 13 जजेस जिनको सुन चुके हैं। यानी बात यह है कि कुछ ना कुछ हमने ढूंढना है। बात फ्लैट की नहीं है, बात पनामा की नहीं है, बात कोई और है और उन बातों की तरफ लोगों का बड़ा अच्छी तरह ध्यान है। और मैं फिर एक दफा कह देता हूं, मैं एक दफा फिर कह देता हूं गरीदा, जिन लोगों को आज अंसार अब्बासी की स्टोरी पर खुशी हो रही है, जिनकी आज खुशी संभाली नहीं जा रही, वो इस स्टोरी को भी और व्हाट्सएप की स्टोरी को भी दोनों का नतीजा ये सवाल तो हम नईमुल हक साहब से करेंगे, ये सवाल नईमुल हक साहब से करेंगे। और जो आपने कहा है कि बात कोई और है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी आज यही कहा है कि मामला कुछ और है, बात कुछ और है, कोशिश कुछ और की जा रही है, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। आखिर नून लीग को खदशा क्या है जबकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन हो चुका है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईमुल हक साहब, आपसे मैं सवाल करूंगी, आप लोग बाइकआउट कर चुके हैं एक सर्टन मीडिया ग्रुप का, जॉन गोरदा न्यूज का, लेकिन उसी की स्टोरी को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट भी कर रहा है। तो फिर जो तलाल चौधरी साहब ने पॉइंट उठाया है कि आप व्हाट्सएप स्टोरी को भी फिर ऑन करें, उसको भी इस तरह से कोट करें, लेकिन जो स्टोरी आपको मुनासिब लगती है उसको आप कोट करते हैं, जो नहीं मुनासिब लगती उसको आप डिसऑन करते हैं। नईमुल हक साहब, मेरा ख्याल देखिए, तहरीक एक बहुत बड़ी जमात है, हजारों लाखों की तादाद में इसके अरकान हैं और हर शख्स का एक अपनी राय हो सकती है। अगर किसी शख्स ने कोई एक ऐसी ट्वीट कर दी है तो उसको पार्टी का मौक़िफ़ समझना जरूरी नहीं होता। ठीक, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये देखें, ये एक बड़ा पेचीदा केस है जो इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस केस के बाद पाकिस्तान में एक, मैं समझता हूँ, एक ऐसा नया दौर शुरू होगा जिसमें कम से कम करप्शन के हवाले से जो हमारे जो एक हुक्मरान तबका होता है वो आइंदा कभी भी किसी भी सतह पर गालिबन इस तरफ उसका रुझान नहीं जाएगा दोबारा करप्ट या करप्ट प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है नईम साहब, कोर्ट से ज्यादा और कौन इस बात का अहल है जो इस केस पर या के जो मामलात हैं उन पर फैसला सादिर कर सके, और कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान में। अब नईम साहब, किसी एक शख्स ने ट्वीट नहीं की, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। जाहिर है कल डॉन की स्टोरी भी आई थी, आज जंग द न्यूज की आई है, तो उन्होंने तमाम मीडिया ग्रुप्स को कोट करके एक जनरल ट्वीट किया है, लेकिन जाहिर है वो उन्होंने कहा है कि अगर इल्जाम साबित हो जाता है, उन्होंने कहा है कि आप ये दोबारा पढ़िए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इल्जाम साबित हो जाता है SEC पर तो फिर उसके तहत, लेकिन व्हाट्सएप की स्टोरी पर उन्होंने बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया था। यहाँ SEP की स्टोरी को वो कुछ मतलब पार्शली तस्लीम करने पर राजी हैं, ऐसा क्यों है? और ये मेरा सवाल जी, हकायक होते हैं और मैं समझता हूँ कि जो तफ्तीश जारी है इस वक्त JIT की और जो कुछ भी हो रहा है अखबारात में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तमाम हकायक हर वक्त बयान किए नहीं जाते। और हमने जो एक ग्रुप का जो बॉयकॉट किया था उसकी वजूहात वाज़ेह थी, जो इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका जिक्र किया था। वो उन्होंने एक ऐसा रवैया अख्तियार किया था जिससे पाकिस्तान में एक करप्शन का जो कल्चर है उसको फरोग मिल रहा था। उनकी जानिब से बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे और एक ज़ेर तफ्तीश मामला जो है, यानी जिसे सब्जुडिस कहते हैं, उस मामले पर उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात या ऐलानात या मज़ामीन या हेडलाइंस आ रही थी, जिससे मैं समझता हूँ कि वो सारा इस तफ्तीश का मकसद ही साफ हो रहा था। हम समझते हैं कि वो जो कदम उठाया था जंग ग्रुप ने, वो एक पाकिस्तान के ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। फैसल कुंडी साहब, 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में तफ्तीश शुरू हुई थी चौधरी शुगर मिल्स की, और फिर 2013 में कुछ साबित नहीं हो सका था, फाइल बंद हो गई थी, क्या कहेंगे आप?
देखें, डेफिनेटली 2011 में जब हुई थी और उसके बाद 2013 में फाइल बंद हो गई, डेफिनेटली फाइल क्यों बंद हुई? क्या वो जो हम कहते हैं कि मुफाहमत अमल था या नहीं था? इस चीज को डेफिनेटली देखा क्या होगा इस वक्त और उसको सर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई मुकमुका हो गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? नहीं सर मुफाहिमती मतलब तफ्तीश में मुफाहिमत क्या हो सकती है सर? और नहीं इसमें देखा जाए, जैसे आप अभी आपने कहा कि SCCP में टेम्परिंग हुई है, तो किसी पार्टी ने तो नहीं कहा कि आप टेम्परिंग करें, कोई शख्सियत उसमें इन्वॉल्व होगी, तो डेफिनेटली अगर उस वक्त हुआ हो और उसमें ABC चाहे मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, डेफिनेटली उसको सामने लाया जाए और उनको भी सजा दी जाए अगर वो गलत हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पार्टी के दौर में हुआ है और उसमें कोई अगर किसी ने गलत काम किया तो डेफिनेटली उसको सामने लाया जाए। सर कौन गलत काम कर सकता है इस तरह का? जो भी करे। क्या ऊपर के बड़े लोगों की नॉलेज के बगैर ये काम हो गया सर? अगर कोई मुफाहिमत हुई, अगर कोई मुकमुका इस केस, अगर देखिए अगर ऊपर के लोग हैं तो आप क्या ये कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाया गया, ऊपर के लोगों के लिए नहीं बनाया गया? क्या आप कहेंगे नहीं सिर्फ ये जो है ये कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाया गया? नहीं सर, आप एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ना कि हो सकता है कोई मुफाहिमत हो गई हो। सर ऐसे ही मुफाहिमत रेमंड डेविस ने अपनी किताब में बताई है कि आसिफ जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने मुफाहिमत करवाई अमेरिका के साथ। अगर कोई गलत काम हुआ है उसके अंदर मैं मुलवस हूँ तो मुझे सजा दी जाए, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर डेफिनेटली जिससे भी नहीं, मुल्क साहब बैठे हुए मेरे भाई हैं, अगर इन्होंने गलत काम किया है, इनको हो गया या सलाह चौधरी साहब मेरे भाई अगर इन्होंने किया है तो डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। अगर आप एक चीज कर रहे हैं, अगर आप एक चीज को देखें, अगर आप एक चीज की बाकायदा तहकीकात कर रहे हैं, उसमें जो भी मुलविस हैं डेफिनेटली उनको सजा होनी चाहिए। और जो JIT का आपने काउंट डाउन कहा है या जो चीज भी की है, डेफिनेटली JIT पे जो है लोगों की नजरें इस वक्त JIT पे है, सुप्रीम कोर्ट पे है। और जो चीजें नजर आ रही है मैं समझता हूँ क्योंकि अभी उसमें जो है मुझे लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब सजा होंगे। आज तलाल चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब को उस वक्त ये सोचना चाहिए था जब किसी के कहने पे, आज वो कह रहे हैं किसी के कहने पे, जब किसी के कहने पे आप को होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, तो उस वक्त आप ये सोचते कि जमहूरियत को नुकसान होता है। ठीक है, अपने दौर में आपकी जमहूरियत। ठीक है फैसल कुंडी साहब, नईमुल हक साहब, आज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।